स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल किताब में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेट्रोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व किए थे। उसी के आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 से मेट्रोलॉजी के जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान कितना होता है। ठीक, तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारा 0.02 mm होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा 0.02 mm शो करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है, माइक्रोमीटर का अल्पतमान होता है। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसका शेप किस तरीके से होता है। उसका शेप हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पर आपका सर्कुलर स्केल लगी होती है, पीछे यहाँ पर रैचेट होता है। ठीक, ये आपका फ्रेम होता है। तो जो हमारा माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट हमारा होता है 0.01 mm, 0.01 mm। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब की बार कोरोना की वजह से जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो उन्हीं की प्रिपरेशन में आप लोगों के लिए ये सीरीज चला रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव का घनत्व मापने के लिए, द्रव की श्यानता मापने के लिए, द्रव का दाब मापने के लिए, और चौथा ऑप्शन है हमारा द्रव का प्रवाह मापने, द्रव का प्रवाह वेग मापने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि रोटामीटर हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फ्लूइड की एंट्री के लिए होता है, यहाँ पर एग्जिट होता है, और यहाँ पर हमारा रोटामीटर कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से कुछ रोटामीटर हमारा फ्लोट जो अंदर रीडिंग लेता है। जैसे ही यहाँ से फ्लूइड हमारा एंट्री करेगा तो क्या करेगा, ये हमारा फ्लोट है। ठीक, तो इस पे क्या करेगा, जितनी वेलोसिटी से आएगा तो ये हमारे फ्लोट ये ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से रीडिंग शो होती है। ठीक, तो उसी की सहायता से, इस फ्लोट की सहायता से हम लोग रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और हम लोग बता सकते हैं कि जो फ्लो होने वाला लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हमारा रोटामीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, द्रव का प्रवाह वेग मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बेंचुरीमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि बेंचुरीमीटर का शेप कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, फिर ये यहाँ से ऐसे आता है, और यहाँ पर ये फिर से मेन पाइप लगा होता है। ये हमारा इस तरीके से बेंचुरीमीटर होता है। ये हमारा कन्वर्जेंट पोर्शन होता है इतना, और यहाँ से ये डाइवर्जेंट पोर्शन होता है, और ये हमारा होता है थ्रॉट। थ्रॉट की हिंदी बोले तो ये कंठ होता है। ये हमारा कन्वर्जेंट पोर्शन और ये डाइवर्जेंट पोर्शन। जो हमारा कन्वर्जेंट पोर्शन होता है ये वाला, अगर इसका मेन पाइप है, ये हमारे ये और ये दोनों मेन पाइप है। अगर मेन पाइप का व्यास d है तो कन्वर्जेंट पोर्शन की जो लंबाई होती है वो 2.5 d होती है, और डाइवर्जेंट पोर्शन की लंबाई होती है 7.5 d। ठीक, तो बेंचुरीमीटर का प्रयोग क्या, बेंचुरीमीटर का प्रयोग किसी भी लिक्विड की जो हमारा फ्लो हो रहा है उसका मात्रा, बहते हुए द्रव की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बेंचुरीमीटर में अपसारी पाइप की लंबाई अभिसारी पाइप की तुलना में होती है। तो अभी मैंने बताया था कि ये आपका कन्वर्जेंट होता है, उसके बाद यहाँ पर ये थ्रॉट होता है, फिर यहाँ से ये डाइवर्जेंट होता है। ये हमारा 2.5 d होता है, और ये हमारा 7.5
डी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है। तो जो हमारा डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का 3 गुना है। तो हम लोग कह सकते हैं जो अपसारी पाइप है की लंबाई है अभिसारी पाइप की तुलना में हमारा 3 गुना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि मुख्य पाइप का व्यास डी है तो बेंचरी मीटर में कंठ का व्यास कितना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बेंचरी मीटर होता है, यहाँ पर ये मेन पाइप होता है। अगर इसका व्यास डी है तो जो हमारा थ्रॉट होता है उसका डायमीटर हमारा d/3 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा d/3 है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीजोमीटर ट्यूब से मापते हैं। तो पीजोमीटर ट्यूब से हम लोग क्या मापते हैं, पहले हम लोग आपको बताएं कि पीजोमीटर ट्यूब है क्या। जैसे ये हमारा एक पाइप है जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है या हमारा कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इसमें इस तरीके से एक नली आती है जिसको हम लोग पीजोमीटर बोलते हैं। ये हमारा इस तरीके से स्ट्रेट होता है, ठीक। यहाँ पर हमारा कोई फ्लूइड बह रहा होता है, ठीक है। तो इस फ्लूइड जो बह रहा है पाइप में, ये कितना प्रेशर है इस पाइप के अंदर फ्लूइड का, उस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पीजोमीटर ट्यूब का यूज करते हैं। तो पीजोमीटर ट्यूब से हम लोग क्या मापते हैं, किसी भी द्रव का दाब मापते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनोमीटर की सहायता से नापते हैं। जिस तरीके से हमारा पीजोमीटर है उसी तरीके से हमारा मैनोमीटर भी होता है। ये भी हमारा प्रेशर का मेजरमेंट करता है, ठीक। तो मैनोमीटर भी हमारा प्रेशर का मेजरमेंट करेगा। मैनोमीटर और पीजोमीटर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि पीजोमीटर में आपका लिक्विड होता है, बट जो हमारा मैनोमीटर होता है उसमें हमारा मरकरी भरी होती है, उसमें मरकरी भरी होती है इस तरीके से। जैसे ये कोई हमारा पाइप था, इस पाइप में हमारा कोई भी तरल बह रहा था, ठीक। और इसमें क्या होगा, इसमें मरकरी भरी होगी, ये यहाँ तक पानी होगा और इसमें मरकरी होगी। तो ये हमारा मैनोमीटर है, ठीक। तो मैनोमीटर भी हमारा प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है। तो मैनोमीटर की सहायता से भी हम लोग दाब का मापन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर में दाब मापने के लिए भरा होता है। तो पीजोमीटर में मैंने बताया था, पीजोमीटर में हमारा पानी होता है, जबकि मैनोमीटर में हमारा मरकरी होती है। मरकरी हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड यूज करते हैं। तो मैनोमीटर में दाब मापने के लिए उच्च घनत्व वाला द्रव यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीजोमीटर की सहायता से मापा जाता है, ठीक। तो पीजोमीटर जो होता है वो ज़्यादा प्रेशर नहीं नाप सकता, क्योंकि ये पीजोमीटर हमारा इस तरीके से होता है, इसमें पानी होता है, ठीक। और हम जानते हैं कि यदि एक वायुमंडलीय दाब है 1 atm प्रेशर है, तो जो हाइट होगी पानी की वो 13.6 मीटर होगी। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पानी की ऊंचाई के टर्म्स में देखा जाए तो 13.6 मीटर हाइट कवर करता है। अगर यही हाइट हम मरकरी की देखें तो मरकरी में जो हाइट होती है वो हमारी केवल 760 mm होती है, ठीक। तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर यूज करेंगे, मेजर करेंगे, तो
जो हमारी ट्यूब होगी उसकी हाइट हमें बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक। और अगर हम मरकरी यूज करते हैं तो उसकी हाइट हमें कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हमारा 760 mm से ही काम चल जाएगा, लेकिन पानी की केस में हमें 13.6 मीटर रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पीजोमीटर की सहायता से हम लोग केवल लो प्रेशर मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो मैनोमीटर हमारा लो प्रेशर भी मेजर कर सकता है, लो प्रेशर भी मेजर कर सकता है, हाई प्रेशर भी मेजर कर सकता है और नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर सकता है। मतलब मैनोमीटर हमारा सभी प्रकार के प्रेशर मेजर कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm, 0.1 mm, ठीक, इन दोनों को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। लेकिन वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.05 mm भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना होता है तो आप उसको 0.02 या 0.1 या 0.05 mm आंसर दे रहे हैं तो सामने वाला आपसे ये भी कह सकता है कि ये नहीं होता, इसके अलावा भी होता है। तो आपसे कोई पूछे कि वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना होता है तो आप उसको सीधा सा जवाब दे सकते हो कि मैं बिना वर्नियर को देखे लीस्ट काउंट नहीं बता सकता कि कितनी होती है, ठीक। और ये जो लिस्ट काउंट है ये कैसे निकाली जाती है, इसके लिए हम वर्नियर स्केल देखते हैं कि वर्नियर स्केल में ये जो खाने बने होते हैं, वर्नियर स्केल में कितने खाने हैं। इस वर्नियर स्केल के खाने से ही हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट डिसाइड होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर कैलिपर के अल्पतमान का सूत्र होता है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो होता है मेन स्केल का लिस्ट काउंट माइनस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट, ठीक। ये हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला होता है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट माइनस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, क्योंकि पहले में ही मेन स्केल का लिस्ट काउंट माइनस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमांतर प्रदान करने की कितनी विधियां हैं। तो सीमांतर हमारा प्रदान करने की बेसिकली 2 विधियां हैं। सीमांतर पहले समझते हैं, सीमांतर क्या है। तो सीमांतर समझने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमें कोई एक ये शाफ्ट बनानी थी, हमें कोई एक ये शाफ्ट बनानी थी, और इस शाफ्ट को बनाने के लिए आपसे बोल दिया गया कि आपको 20 mm डाया का शाफ्ट बनाना है, 20 mm डाया का शाफ्ट बनाना है। लेकिन आप एक्यूरेट बहुत ही क्रिटिकल केस में बना सकते हैं, अदरवाइज एक्यूरेट नहीं बना सकते। तो उस केस में आपको टॉलरेंस दिया जाता है, मतलब सीमांतर दिया जाता है। उस केस में आपको दिया जाता है कि आप 20 mm से कुछ कम भी बना सकते हैं, मतलब 19.98 या 19.96 कुछ भी दिया जा सकता है। और आप 20 mm से 20 पॉइंट मान लीजिए 15 mm तक बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम जो डायमीटर हमें 20 mm दिया गया था, इस डायमीटर से हम ये ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से हम लोग शाफ्ट को बना सकते हैं, कम भी और ज़्यादा भी। तो ये हमारा बाइलेटरल सीमांतर हुआ, बाइलेटरल टॉलरेंस हुआ। अगर हम आपसे कह दें यही शाफ्ट का डायमीटर जो हमने आपको 20 दिया है
और आपको इसको बनाने के लिए आप सिर्फ 19.96 से आप 19.91 आप या तो इतनी बना सकते हैं मैक्सिमम, और या तो मिनिमम इतनी बना सकते हैं, या इन दोनों के बीच में बना सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये आपका नेगेटिव ही है टॉलरेंस, तो इसको हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं, मतलब यूनिलैटरल टॉलरेंस जो एक ही साइड दी जा रही है। अगर हम लोग इसी को कह दें कि 20 से आप 20.11 से लेके 20.19 तक बना सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी हमारा एक ही तरफ का टॉलरेंस दिया गया है, एक ही तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हमारा सीमांतर प्रदान करने की ओनली 2 विधियां हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइन बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो साइन बार हम लोग जानते हैं, साइन बार का प्रयोग हम लोग एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एंगल मेजरमेंट के लिए साइन बार का यूज करते हैं। साइन बार आपका कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर इस तरीके से 2 रोलर लगे होते हैं। ठीक, और इन 2 रोलरों के सेंटर की बीच की दूरी ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि रोलर का साइज क्या है। ठीक है, तो साइन बार का यूज हम लोग एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कोण ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज हम लोग वर्कशॉप में यूज किए होंगे, जैसे हमने कोई जॉब बनाया फिटिंग शॉप में। ठीक, फिटिंग शॉप में हमने कोई जॉब बनाया, ठीक है, और उन दोनों जॉबों के बीच थोड़ा सा गैप जरूर होता है। तो उसी गैप को चेक करने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं। तो फिलर गेज का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, 2 सतहों के मध्य गैप को मापने के लिए फिलर गेज का यूज करते हैं। हम लोग सिलेंडर और पिस्टन के मध्य भी गैप को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी 2 सतहों के मध्य गैप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 2 सतहों के मध्य गैप मापने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी अविद्युत राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित करता है। अविद्युत राशि क्या है हमारी, अविद्युत राशि ये है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो। ठीक, और विद्युत राशि क्या है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, वो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो अविद्युत राशि, ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि डायल गेज, इसमें ऑप्शन दिया है डायल गेज। डायल गेज हमारा बेसिकली प्रेशर के लिए यूज होता है। मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज भी चेक कर सकता है और करंट भी चेक कर सकता है। वोल्टमीटर हमारा केवल वोल्टेज चेक कर सकता है। चौथा ऑप्शन आपका आता है ट्रांसड्यूसर। जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे हीट एनर्जी थी, ठीक है, हीट एनर्जी को अब हमें चेक करना है कि ये हमारे पास कितनी इसके पास हीट है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी अविद्युत राशि को विद्युत राशि में चेंज कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसड्यूसर विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। मतलब पूछा गया है कि ट्रांसड्यूसर जो है वो किस किस को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। तो मैंने बताया था कि ट्रांसड्यूसर किसी भी अविद्युत राशि को विद्युत राशि में बदल सकता है, चाहे वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो या फिर आपकी हीट एनर्जी हो या आपका फ्लो रेट हो, किसी भी फॉर्म में आपकी एनर्जी हो, ट्रांसड्यूसर उसको
विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिबल तथा विकृति का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। प्रतिबल तथा विकृति का मापन किया जाता है। पहला है हमारा कैप्सूल से, दूसरा है बैलो से, तीसरा है स्ट्रेन गेज से और चौथा है हमारा डायफ्राम से। तो हम लोग प्रतिबल तथा विकृति का मापन किससे करते हैं? स्ट्रेन गेज से। मैं अगले लेक्चर में या पार्टिकुलर एक लेक्चर बना दूंगा कि कैप्सूल क्या है, बैलो क्या है, डायफ्राम क्या है और स्ट्रेन गेज क्या है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि प्रतिबल तथा विकृति का मापन हम लोग स्ट्रेन गेज से करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, स्ट्रेन गेज को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो स्ट्रेन गेज को पीजो रेजिस्टिव गेज के नाम से भी जाना जाता है। वायर गेज आपका किसी भी शीट की थिकनेस मापने के लिए, वायर का डायमीटर मापने के लिए। रेडियस गेज हम किसी भी कॉर्नर की रेडियस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। डायाफ्राम गेज आपका ये भी एक ट्रांसड्यूसर का ही पार्ट है। तो स्ट्रेन गेज को हम लोग दूसरे पीजो रेजिस्टिव गेज के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मिस्टर बनाए जाते हैं। तो थर्मिस्टर हमारा सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं, मतलब अर्धचालक के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मिस्टर का प्रयोग हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा? उस तार का प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध बराबर वो क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए होता है, जहाँ पर आर आपका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, रो आपका रेजिस्टिविटी होता है, एल आपका चालक तार की लंबाई होती है और ए आपका क्षेत्रफल होता है, चालक तार का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो आर बराबर होगा क्या? रो इंटू लंबाई हम 2 गुनी कर रहे हैं इंटू एल अपॉन ए। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए हो जाएगा। तो हमारा प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध तो देखते हैं। पहले अभी हम लोगों ने देखा था आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए था, जहाँ पर रो आपका क्या था? प्रतिरोधकता था या रजिस्टिविटी थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रो इज इक्वल टू निकालें तो कितना आ जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है यदि इसकी प्रतिरोधकता बढ़ाई जाए, मतलब रो की वैल्यू अगर बढ़ाई जाए तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रो और आपके आर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 39 पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेन प्लग गेज में नो गो साइड का कलर होता है। जो हमारा प्लेन प्लग गेज होता है वो इस तरीके से कुछ होता है। जो हमारा प्लेन प्लग गेज होता है ये इस तरीके से होता है। इसमें एक साइड गो होता है और दूसरी साइड नो गो
होता है। जैसे अगर इसी को मान लें ये हमारा नो गो पोर्शन है और ये हमारा इस साइड का गो पोर्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी जॉब का हमें होल चेक करना है या हमें उसका स्लॉट चेक करना है तो गो वाला जो पोर्शन है इस जॉब के अंदर जाना चाहिए और नो गो वाला नहीं जाना चाहिए। तो जो हमारा नो गो साइड है इसका जो कलर होता है वो आपका रेड होता है और गो साइड वाला जो पोर्शन है उसका कलर हमारा ग्रीन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज लगभग 25 क्वेश्चन हुए हैं क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें प्लेन प्लग गेज में नो गो साइड का कलर कैसा होगा? लाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि मेरे वीडियो आप अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इस समय बहुत ही सख्त ज़रूरत है मेट्रोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।